नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबी 2 का जो एग्ज़ाम हुआ आपकी 12 से 17 जून 2022 और उससे पहले आपकी 9 और 10 मई 2022 को लेवल 6 और 4 का हुआ था। टोटल 18 शिफ्ट में, प्रत्येक शिफ्ट में 50 जो जीके के सवाल पूछे गए थे। इन 50 में लगभग एवरेज शिफ्ट आपकी 10 से कहीं पर 10 सवाल थे, कहीं पर 12, कहीं पर 14 करंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए हैं। तो टोटल यहाँ पर 18 सेट में 230 करंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए हैं। करंट अफेयर जो लेटेस्ट 2021 के और कुछ 2022 के क्वेश्चंस हैं। ये सभी क्वेश्चंस आने वाले ग्रुप डी एग्जाम्स हो गए, एसएससी एग्जाम्स हो गए, इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जानने वाले हैं डिटेल सहित इन सवालों का क्या आंसर होने वाला है जो आपकी एनटीपीसी सीबी 2 एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 230 क्वेश्चंस में से आपको 9 और 10 मई का पहले से ही वीडियो बनाया हुआ है आंसर के आने के बाद के सारे सवाल है, जिसमें 39 के आसपास सवाल थे। अब यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं 230 सवाल का, जो 12 से 17 जून 2022 को एग्ज़ाम हुआ है लेवल 2, 3 और 5 का। तो ये वीडियो सेकंड यहाँ पर रहने वाला है, जिसमें अपन देखने वाले 230 में से अभी फिलहाल 76 क्वेश्चंस कवर करेंगे। उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें आपकी ये 12, 13 और 14 जून के सारे सवाल कवर हो रहे हैं। 15, 16, 17 जून का अलग से एक वीडियो आ जाएगा जिसमें सारे करंट अफेयर्स के सवाल कवर हो जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में 76 सवाल हैं वो देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक आपको ज़रूर बने रहना है। इसकी पीडीएफ फाइल जैसे ही 230 सवाल है ये कंप्लीट हो जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो भी कैंडिडेट टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं 12 जून 2022 के प्रथम शिफ्ट के सवाल के साथ। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी काफ़ी कम समय आपके पास। मैंने एक स्ट्रेटजी भी बनाई थी जिसमें आपको मॉक टेस्ट के लिए बोला था। तो कितने कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगा रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में बताना, और क्या स्कोर आ रहा है वहाँ पर आपका। और जो भी कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के कारण आपके सवाल मिस होने वाले हैं। तो डेली रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा, एक मॉक टेस्ट लगेगा। जो कैंडिडेट नहीं जुड़े हैं तो टेक्स्ट बुक पर अभी भी महा डिस्काउंट वीक का सेल चल रही है, जिसमें आप टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करके 125 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हो। ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास है जिसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हैं। रेलवे ही नहीं, एसएससी, बैंकिंग, जितने भी आपके स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, 400 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में 1 ईयर वैलिडिटी के साथ आप अनलिमिटेड सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज हैं वो नहीं जुड़े हैं, टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करते हुए आज ही आप टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों से इसका लाभ उठा सकते हो। तो चलिए यहाँ पर 12 जून, तो 12 जून में प्रथम सेट में 11 करंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए थे। क्या सवाल थे देखते हैं। प्रत्येक सवाल में आपको पता चलेगा वो किस मंथ से था। तो देखिएगा पहला सवाल, जून 2021 में किसने रक्षा मंत्रालय के द्वारा युद्ध या जंगी कार्रवाई के इतिहास के संग्रह, अवर्गीकरण और संकलन पर नीति को मंजूरी दी है। तो युद्ध या जंगी कार्रवाई के इतिहास का जो अवर्गीकरण, संकलन और संग्रह पर पॉलिसी को मंजूरी दी है, जून 2021 का करंट अफेयर्स है, वो राजनाथ सिंह ने दी है। किन्होंने? राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट सवाल, 6 जनवरी 2022 को भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम है, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स है। ओपन रॉक म्यूजियम जो भारत का प्रथम इस तरह का ओपन रॉक म्यूजियम है, इसका उद्घाटन हुआ है। दोस्तों आपको पूछा कहाँ पर किया गया है इसका उद्घाटन, तो सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद, तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन है वो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था। अगला सवाल यहाँ पर, अगस्त 2021 में सोमनाथ मंदिर में पार्वती मंदिर की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? तो सोमनाथ मंदिर में एक पार्वती मंदिर है, तो यहाँ पर अगस्त 2021 में जो आधारशिला पार्वती मंदिर की रखी गई है वो आपको पूछा है किसके द्वारा रखी गई है। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 20 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के सोमनाथ में कई परियोजना का उद्घाटन किया, जिसमें से एक ये भी था पार्वती मंदिर, इसकी भी आधारशिला यहाँ पर रखी गई। साथ ही साथ सोमनाथ शेरगाह, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र, जूना सोमनाथ मंदिर है, इनके परिसर का पुनर्निर्माण का भी उद्घाटन यहाँ पर किया गया है अगस्त 2021 में। दुबई में आयोजित एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? गोल्ड मेडल का पूछा है। दुबई में जो हुई है एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021, भारत ने यहाँ पर 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। एक दोस्तों 2021 में एशियन एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप नहीं हुई, ये अलग है, जिसमें भारत ने 2 गोल्ड जीते थे इस एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप एशियन 2021 वाली, और 2 गोल्ड थे, 5 सिल्वर थे, 8 ब्रॉन्ज थे, यानी 4th रैंक पर इंडिया था और प्रथम रैंक पर कजाकिस्तान है। और यहाँ पर भारत ने बराबरी की है कजाकिस्तान की पहली रैंक में। दुबई में आयोजित एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में 8 गोल्ड मेडल। ओलंपिक में किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत रूप से 2 बार
पदक जीते हैं। तो इंडिविजुअल 2 बार ओलंपिक में पदक जीते हैं। तो यहाँ पर महिला का पूछा है तो वो पीवी सिंधु हो जाएगी। बाकी ओवरऑल 2 प्लेयर हैं जिन्होंने इंडिविजुअल स्पर्धा में, टीम नहीं इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से स्पर्धा है उसमें 2 मेडल ओलंपिक में जीत चुके हैं। उनमें एक है सुशील कुमार जो कि रेसलिंग में, और एक है पीवी सिंधु। आपको महिला का पूछा तो पीवी सिंधु है, बैडमिंटन इनका स्पोर्ट है। इन्होंने एक तो 2016 में ब्राजील में सिल्वर मेडल जीता था और 2020 में अभी जो 21 टोक्यो ओलंपिक हुआ है इसमें जापान में कांस्य मेडल जीता है। तो इस प्रकार 2 मेडल इनके हैं। और सुशील कुमार ने 2008 में चाइना में ब्रॉन्ज मेडल और 2012 यूको में सिल्वर के साथ 2 मेडल इनके भी इंडिविजुअल में हैं। बाकी जब ओवरऑल ओलंपिक की बात हुई है तो अदर फैक्ट भी जान लेते हैं जहाँ से अक्सर सवाल आते हैं। जैसे ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है। 2000 सिडनी ओलंपिक में 69 किलोग्राम भार वर्ग में वेट लिफ्टिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी ओवरऑल महिला में। बाकी महिला स्पेशल पहलवान का पूछे तो साक्षी मलिक ने 2016 रियो डी जेनेरियो में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय एथलेटिक्स कौन है? प्रथम भारतीय एथलेटिक्स है, अभी आपको पता है, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में, और ये भी डाटा आपको याद रखना है, 87.58 मीटर थ्रो कितना किया? 87.58 मीटर का थ्रो करके टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। वैसे एथलेटिक्स में 1900 में नॉर्मन पिरजर्ड ने 2 सिल्वर मेडल जीते लेकिन वो एंग्लो इंडियन थे। तो ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट देखो, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में प्रथम गोल्ड मेडलिस्ट। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में प्रथम गोल्ड का पूछा, किसका गोल्ड है? तो अभिनव बिंद्रा है, 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड जीता है। ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक कहा, वैसे ओवरऑल व्यक्तिगत पदक है, टीम की न बात करके, टीम में हॉकी, वैसे व्यक्तिगत पदक ओलंपिक में कोई भी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, वो किन के द्वारा जीता गया है? तो हेलेंस के ओलंपिक में 1952 के खेल में जब कशाबाद दादा साहेब जादव ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता तो ओलंपिक में भारत का ये पहला व्यक्तिगत पदक है, पहला व्यक्तिगत गोल्ड अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक है। और बाकी ओवरऑल बात कर लेते हैं, अभी भारतीय हॉकी टीम है जो लगातार 6 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, लगातार 6 बार गोल्ड मेडल कंटिन्यूटी में जीता है। और अब की बार 2022 के ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। टोटल मेडल काउंट हो गया किसी भी ओलंपिक में भारत के सबसे अधिक मेडल के अनुसार टोक्यो 20 में 7 मेडल भारत ने जीते हैं, 1, 2 के 4, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 कांस्य है, जो भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आप कह सकते हो। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 7 मेडल के साथ में यहाँ पर अब भारत के 35 मेडल हो चुके हैं ओलंपिक में, जिसमें 10 गोल्ड, 9 सिल्वर, 16 ब्रॉन्ज है। तो ये ज़रूर आपको याद रखना फिगर कि भारत के अब तक ओवरऑल स्थिति है वर्तमान तक 2021 तक, गोल्ड मेडल हैं 10 ओलंपिक में टोटल, 10 गोल्ड, एक कम कर दीजिए सिल्वर, और 16 ब्रॉन्ज हैं, टोटल 35 मेडल हो जाएंगे। नेक्स्ट 2024 में जो ओलंपिक होगा वो पेरिस फ्रांस में होगा। 2028 में समर ओलंपिक है लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यूएस में होने वाला है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर ओलंपिक 2020 में भारत ने हॉकी में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? हॉकी में काफ़ी साल बाद यहाँ पर भारत का जो सूखापन था वो 41 साल बाद है, वो भारत ने हॉकी में मेडल दोबारा जीता है। पहले शुरुआत में भारत ने कंटिन्यूटी में मेडल जीते थे, वो भी गोल्ड। अभी फिलहाल हॉकी में खाता खोला इंडिया का काफ़ी साल बाद। तो ओलंपिक 2020 की बात हो रही है, भारत ने हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किस देश को हराकर? भारत ने जर्मनी को हराया था, जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता। और वैसे गोल्ड मेडल किसने जीता? तो बेल्जियम ने गोल्ड, सिल्वर ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। सेमीफाइनल में भारत को बेल्जियम के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। तो 1980 के बाद भारत का ये हॉकी में कोई पदक आया है। ग्लोबल साउथ में आहार, स्वास्थ्य और आजीविका के लिए मछली के फायदे बताने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है जिन्होंने आहार, स्वास्थ्य, आजीविका के लिए मछली के फायदे बताए हैं। ग्लोबल साउथ की बात हो रही है। तो 11 मई 2021 को विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक, नाम है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलेस्टेड। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 शकुंतला हरक सिंह थिलेस्टेड को दिया गया है। इससे पहले 2020 का ये पुरस्कार है भारतीय मूल के ही, यही भी भारतीय मूल के थे। 2020 में भी डॉक्टर रतन लाल को ये पुरस्कार दिया गया था। और मई 2022 में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 की विजेता है। तो ये 21 का पूछा, अभी फिलहाल 22 में भी ये आ चुका है। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 में दिया गया है डॉक्टर सिंथिया रोसेन ज्विंग के नाम ये घोषणा हुई है, जो कि यूएसए की है। यूएन यानी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस देश की है? तो वर्तमान इस डाटा के अकॉर्डिंग सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है मोनाको का। 2019 में पुरातत्वविदों ने किस स्थान पर एक बौद्ध स्थल से
तो ये स्थान बता देता हूँ साथ साथ। फणिगिरी की बात हो रही है, 2019 में पुरातत्वविदों हैं, इन्होंने फणिगिरी जो कि तेलंगाना में एक बौद्ध स्थल है, तो फणिगिरी नामक एक बौद्ध स्थल से मानवाकार प्लास्टर प्रतिमा के रूप में एक दुर्लभ खजाने का पता लगाया जो जातक चक्र में एक बौद्धिस्ट सत्व को निरूपित करता है। तो यहाँ पर मानवाकार प्लास्टर प्रतिमा के रूप में फणिगिरी, जो कि सूर्यपेट जिला तेलंगाना के एक बौद्ध स्थल है, वहाँ पर 2019 में पुरातत्वविदों ने क्या किया, एक दुर्लभ खजाने का पता लगाया। नेक्स्ट वाले यहाँ पर अप्रैल 2021 में डीआरडीओ ने पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये किस प्रकार की मिसाइल है? पाइथन 5 है, डीआरडीओ ने अप्रैल 2021 में परीक्षण किया है। ये एयर टू एयर है, यानी आम हो जाएगा, एयर टू एयर मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसमें पाइथन 5 का भी नाम आता है। बाकी पाइथन 3, 4, 5 और सफरीर 1, 2 ये सभी आम ही हैं, यानी एयर टू एयर मिसाइल हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, जुलाई 2021 में भारत में विश्व स्तर की प्रतिस्पर्धी विनिर्माण हेतु प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कितने प्रौद्योगिकी नवाचार मंचों का शुभारंभ किया गया है? तो 6 हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। तो ये 2021 जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स है। तो भारत ने विश्व स्तर की प्रतिस्पर्धी विनिर्माण हेतु प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 6 प्रौद्योगिकी नवाचार मंच से प्लेटफॉर्म है, इसका शुभारंभ किया गया है। अब नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करते हैं। 12 जून सेकंड शिफ्ट के करंट अफेयर्स है। तो 12 जून सेकंड शिफ्ट में 12 टोटल करंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर पहला सवाल, जून 2021 को जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार के तहत किस भारतीय को ग्रैंड प्राइज दिए जाने की घोषणा की है? फुकुओका पुरस्कार के तहत जो भारतीय को ग्रैंड प्राइज दिया गया जून 2021 में, वो प्रसिद्ध पत्रकार पालागुमी साईनाथ है। कौन है? पी साईनाथ। तो ये जापान का कोई प्रतिष्ठित अवार्ड है, फुकुओका पुरस्कार के तहत ही कोई ग्रैंड प्राइज है, जून 2021 में पी साईनाथ को दिए जाने की घोषणा हुई है। इससे पहले ये पुरस्कार है 1990 से ये पुरस्कार की शुरुआत है वो एशियाई संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु ये दिए जा रहे हैं प्रतिवर्ष। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो मैं आपको बता दूं, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 से प्रीवियस ईयर, जैसे अभी 2019, 20, 21, 22 में करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा सवाल प्रत्येक एग्जाम में, कोई भी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो गया, तो यहाँ पर अभी 2021 की भी रिपोर्ट आ चुकी। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 पूर्णतः आपको कवर करके जाना है। 2019 की बात करें तो जो सवाल उस समय पूछा गया था, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। 2019 में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य में मिजोरम था, जो कि टोटल क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करें, यानी परसेंटेज में किसी राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल है, और उस भौगोलिक क्षेत्र में जो जैसे मान लेते 85% वन ही है, ठीक है, तो ये है मिजोरम, ऐसा है। बाकी मध्य प्रदेश में ओवरऑल टोटल क्षेत्रफल तो ज़्यादा है मध्य प्रदेश का, लेकिन परसेंटेज के अकॉर्डिंग भौगोलिक क्षेत्रफल का वो मिजोरम टॉप किया है, और 2021 में भी मिजोरम ही है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। तो 5 शीर्ष राज्य आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि काफ़ी बार क्रम से पूछा जाता है। वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कर्नाटक में है, वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई थी 2019 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और फिलहाल अपन देख लेते हैं लेटेस्ट का डाटा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का क्या डाटा कहता है? तो सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशतता, जैसे प्रतिशत के अकॉर्डिंग है, वो मिजोरम अब की बार भी टॉप है। 84.53% भाग में मिजोरम में क्या है? वन है। उसके बाद मिजोरम के बाद डाटा आता है परसेंटेज में अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तो मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ, 13 जनवरी 2022 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, ये कौन सी 17वीं रिपोर्ट है, इसको पेश किया है। तो देश में कुल वन और वृक्ष दोनों की बात हो रही है, फॉरेस्ट की भी हो रही है और ट्री की भी हो रही है। तो वन और वृक्ष आवरण है वो भारत में 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग कितना है? तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है वृक्ष और वन आवरण दोनों, जो कि देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये परसेंटेज याद रखिएगा। वन और वृक्ष दोनों का पूछे तो 24.62% का डाटा निकल के आ रहा है 2021 में। वन और वृक्ष का टोटल आवरण भौगोलिक क्षेत्रफल का है 24.62%। बाकी केवल वन आवरण पूछे, वृक्ष को हटा दे, वृक्ष हटा दे, ट्री कवर हटा दे, फॉरेस्ट कवर का पूछ लें, तो केवल वन आवरण, कुल कितना वन आवरण है? तो 8,09,537 में से 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है वो वन आवरण है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71 है। तो 24.62 माइनस 21.71 करेंगे तो वहाँ पर आपके निकल के आ जाएगा वृक्ष आवरण भारत का कितना है। तो वन और वृक्ष आवरण वाले 2019 का डाटा है, उसकी तुलना में 2021 में टोटल जो वृद्धि दर्ज की गई है वो 0.28% की, कितनी? 0.28% है। तो 24.67% यहाँ पर निकल के आया है 24.62, और इससे पहले था 24.56% 2019 में। तो 0.28% की वृद्धि यहाँ पर आप देख सकते हो। और अभी बात करूँ वन आवरण में
सबसे अधिक जो वर्दी हुई है वो किस राज्य की हुई? तो वनावरण में सबसे अधिक वर्दी दर्शाने वाले राज्यों में तेलंगाना में वन आवरण में सबसे अधिक 3.07%। उसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा है। और वनावरण में सबसे अधिक कमी है पूर्वोत्तर के 5 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में हुई है। बाकी क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर टॉप 5 राज्य में मध्य प्रदेश सर्वाधिक 25.14%, वैसे उनका भूभाग का नहीं पूरे देश का है। 25.14% जो वन आवरण क्षेत्रफल रहता है वो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश परसेंटेज में भी सेकंड है, वैसे यहाँ पर भी सेकंड। उसके बाद छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र, ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इसरो के द्वारा 2021 में PSLV-C51 के द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C51 से काफ़ी बार सवाल यहाँ पर रेलवे ने पूछ रहा बार बार, इससे पहले सीडी फर्स्ट में भी आया था ये सवाल। तो इसरो के द्वारा 2021 में PSLV-C51 से ब्राजील का अमेजोनिया 1 उपग्रह है, इसको लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ और टोटल वैसे 19 उपग्रह थे यहाँ पर। इन 19 में से ये ब्राजील का अमेजोनिया था, USA के थे और इंडिया के उपग्रह। ये टोटल 3 देश के उपग्रह 19 उपग्रह हैं, वो लॉन्च हुए हैं 28 फरवरी 2021 को। और इस मिशन को अमेजोनिया फर्स्ट मिशन भी कह सकते हो। और ब्राज़ील का ये अमेजोनिया 1 था और 4 उपग्रह वो इंडियन स्पेस के थे। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर 2021 में राकेश अस्थाना को किस पद पर नियुक्त किया गया? राकेश अस्थाना हुआ है दिल्ली के पुलिस आयुक्त हुए हैं। कौन है? कमिश्नर ऑफ पुलिस इन दिल्ली। तो दिल्ली पुलिस आयुक्त है वो राकेश अस्थाना हुए हैं नियुक्त। किसने जून 2021 में पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो बात हो रही है यहाँ पर इंडिविजुअल रिकर्व इवेंट है किसकी? तीरंदाजी की। तो तीरंदाजी 2021 में जो जून 21 में पेरिस में आयोजित हुई थी विश्व कप स्टेज 3 में महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में गोल्ड मेडल दीपिका कुमारी ने जीता है। बाकी मेंस इंडिविजुअल स्टेज 1 में, ये स्टेज 3 की बात हो रही है, स्टेज 1 में गोल्ड अतानु दास ने जीता, वो भी मेंस में। तो भारत यहाँ पर टोटल 7 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज के साथ प्रथम स्थान पर इस इवेंट में रहा है इंडिया। नेक्स्ट वाले यहाँ पर देखते हैं। पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस 2021 में पुणे में 3 किस प्रकार के इथेनॉल वितरण स्टेशनों का शुभारंभ किया है? तो जो इथेनॉल वितरण स्टेशन है वो मोदी जी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 2021 में E100 इनका नाम है, क्या है? E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का शुभारंभ किया है। और ये विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम के अवसर पर भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण 2020 से 25 के लिए रोड मैप पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट भी जारी की है। तो आप कह सकते हो सरकार का लक्ष्य यहाँ पर 2025 का दिख रहा है। 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण हासिल करके ये लक्ष्य है निर्धारित किया गया। पहले 2023 था, अभी एथेनॉल को 20% एथेनॉल मिश्रण हासिल करना है पेट्रोल में। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। नवंबर 2021 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत कश्मीर के नामदा शिल्प के पुनरुत्थान के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की? तो ये विकल्प दे रखे थे, कौन सी यहाँ पर परियोजना है पायलट परियोजना? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 आप कह सकते हो इसका आंसर, जो नवंबर 2021 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा कश्मीर में, कहाँ पर आपको पूछ रहे तो कश्मीर के नामदा शिल्प के लिए, किस हेतु कश्मीर का जो नामदा शिल्प है इनके पुनरुत्थान के लिए जो पायलट प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। और इसका ये PK आप शॉर्ट में कहेंगे PMKVY 3.0 के तीसरे चरण का शुरुआत जनवरी 2021 में की गई है। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर। फरवरी 2021 में चतुर्थ नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2021 कहाँ पर हुई है? 2021 में जो 4th नेशनल ओपन रेसिंग वॉकिंग चैंपियनशिप 2021 में रांची झारखंड में हुई है। 20 अगस्त 2021 को PMO के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार सोमनाथ शेरगाह को किस योजना के तहत विकसित किया गया था? तो सोमनाथ शेरगाह अभी ऊपर इससे पहले एक सवाल पूछा गया था कि जो पार्वती मंदिर था सोमनाथ में उद्घाटन मोदी जी ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किया है उसमें मैंने बताया कि सोमनाथ शेरगाह भी उसमें से एक थी। तो 20 अगस्त 2021 को PMO के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार सोमनाथ शेरगाह है ये किस योजना के तहत विकसित की जा रही है? तो प्रसाद योजना है। प्रसाद योजना का मतलब पिलग्रिम्स रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, तीर्थ यात्रा कायाकल्प आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव प्रसाद इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। वैसे प्रसाद योजना तो पुरानी है, इस योजना के तहत अभी 2021 में ये सोमनाथ जो शेरगाह है इसका पुनर्निर्माण एक तरीके से विकसित का कार्य हो रहा है, विकास किया जा रहा है, वो प्रसाद योजना। तो प्रसाद योजना है 2014-15 में इसको लॉन्च किया गया था पर्यटन मंत्रालय के, काफ़ी बार पूछा गया था इसका मंत्रालय कौन सा? प्रसाद स्कीम का पर्यटन मंत्रालय है। धार्मिक पर्यटन इनको समर्थ करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। आप विकल्प में देखेंगे उदय योजना, अमृत योजना, हृदय योजना, तो ये सभी योजना पे एक नज़र डाल लेते हैं। राष्ट्रीय धरोहर विकास एवं संवर्धन योजना, ये हृदय है, धरोहर का विकास करना, उनका संवर्धन करना, तो वो हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन स्कीम हो जाएगी जो 21 जनवरी
15 को इसकी शुरुआत की गई है केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एवं वेंकैया नायडू के द्वारा। और अमृत योजना भी एक ऑप्शन में दे रखा है, तो अमृत यानी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन, तो ये शुरुआत 24 जून 2015 को की गई है। इस योजना के तहत 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बुनियादी सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराना। उद्योग योजना भी विकल्प में था, तो उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना है जो बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटों में उभरना, इसका उद्देश्य 5 नवंबर 2015 को लॉन्च हुई है। अब अगला सवाल लिख देते हैं। सितंबर 2021 में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में किस भारतीय हस्ती को दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये हस्ती है तेजस चौहान, जिन्हें इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जो दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय निदेशक हैं तेजस चौहान हैं। ये वकील एडवोकेट हैं। पेरिस स्थित जो इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं, इनकी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत में दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय निदेशक हैं तेजस चौहान को नियुक्त किया गया है। 11 अगस्त 2021 को किस भारतीय अमेरिकी नेतृत्व वाले स्टार्टअप को नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कॉर्प्स यानी जो NSFI कॉर्प्स टीम्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वो कौन सा भारतीय स्टार्टअप है? भारतीय अमेरिकी स्टार्टअप है, नाम है सॉफ्टवॉर्थी। तो सॉफ्टवॉर्थी है, इसको ये पुरस्कार दिया गया है। टीम्स अवार्ड है, इनोवेशन कॉर्प्स टीम्स अवार्ड, जो शॉर्ट में NSFI कॉर्प्स वाला नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कॉर्प्स टीम्स अवार्ड है सॉफ्टवॉर्थी को। विधानसभा चुनाव में बड़े राज्यों में उम्मीदवारों के द्वारा खर्चे की सीमा को 28 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो बड़े राज्यों और छोटे राज्यों दोनों के केस में अलग अलग ये लिमिट है। पहले 28 लाख रुपए थी बड़े राज्यों में, विधानसभा MLA वगैरह के इलेक्शन होते हैं, इसमें उम्मीदवार हैं वो 28 लाख ये लीगली बता सकते हैं, खर्च तो आपको पता ही। वैसे 28 लाख से ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकते, तो ये पहले 28 लाख था, इसको बढ़ाकर अभी क्या कर दिया, अभी 40 लाख तक खर्च कर सकते हैं विधानसभा चुनाव MLA। विधानसभा चुनाव के मामले में पुनरीक्षित खर्च बड़े राज्यों के लिए पहले 28 लाख था, अभी 40 लाख। छोटे राज्यों के लिए ये अधिकतम खर्च पहले 20 लाख था, उसको 28 कर दिया, 20 से 28 छोटे राज्यों में हुआ। जिस प्रकार विधानसभा में ये चेंज हुआ, उसी प्रकार लोकसभा MP इलेक्शन में भी आपको पहले जो 70 लाख था उसको 95 लाख कर दिया है। छोटे राज्यों में पहले 54 लाख लिमिट थी, उसे 75 लाख कर दी है। नेक्स्ट वाला लिखते हैं यहाँ पर, जो 13 जून प्रथम शिफ्ट के कंटिन्यू हो रहे हैं। तो भारतीय सेना ने हाल ही में सिक्किम में वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करके पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया। इसकी क्षमता कितनी है? 56 kVA की इसकी क्षमता है। तो ये प्रथम इस प्रकार का आप कहेंगे वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करके ये भारतीय सेना ने, किसने? भारतीय सेना ने भारत का जो पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट है शुरू किया है। इसकी क्षमता 56 kVA है। तो भारतीय सेना के सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। ये 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। IIT मुंबई के सहयोग से इसका पूर्ण किया गया है। और वेनेडियम आधारित बैटरी की बात हुई तो वेनेडियम है भारत में पहली बार अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया था, अभी लेटेस्ट जनवरी 2021 में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीना बोरगोहेन हैं जिन्होंने 69 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा किलोग्राम में? लवलीना बोरगोहेन ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में, किस में? बॉक्सिंग वेल्टर वेट आप कहेंगे 69 किलोग्राम को। तो ये वेट आप याद रखिएगा, कौन सा खिलाड़ी किस वेट में बिलोंग करता है, जो स्पेशल रेसलिंग हो गया या फिर वेट लिफ्टिंग हो गया, इनमें पूछा जाता है। तो ये लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, इनका याद रखना है। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है टोक्यो 2020 में, असम राज्य से है ये। और बात करूँ रेसलिंग, दीपक पूनिया ने 86 किलोग्राम भार वर्ग से बिलोंग करते हैं। रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता है। तो आपके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम, बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम, मीराबाई चानू 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। और इन्होंने भी सिल्वर जीता 2020 टोक्यो में। और आपको पता होगा चेन्नई की रहने वाली भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज है। नेक्स्ट वाला लिखते हैं यहाँ पर, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का? बिहार का है। सेंसस का सवाल प्रत्येक सेट में आया है, तो बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। और वैसे बात करूँ ओवरऑल में दिल्ली का रहता है, राज्य में बिहार का है। दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 2011 के अकॉर्डिंग 11,320, बिहार का 1106 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। और भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट वाला 2021 कोपा अमेरिका विजेता कौन है? कोपा अमेरिका 2021 विजेता 21 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स है। 2019 में भी ये सवाल पूछा गया था, सॉरी CBT फर्स्ट में 2019 का पूछा गया था। कोपा अमेरिका 2019 में विजेता अभी 2021 कोपा अमेरिका है जो फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो अर्जेंटीना इसकी विजेता रही है, उप विजेता ब्राजील रहा है। 2019 में विजेता था ब्राजील, ठीक है। अब की बार अर्जेंटीना यहाँ पर
विनर हो चुका है 2019 कोपा अमेरिका का, और उपविजेता ब्राजील है। इसमें भी कोपा अमेरिका 2021 में बेस्ट प्लेयर है लियोनेल मेसी है जो अर्जेंटीना से। नेक्स्ट वाला है सैन्य नर्सिंग सेवा हेतु राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। वैसे ये पुरस्कार 2020 में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है, टोटल 51 विजेताओं को दिया गया है। लेकिन सैन्य नर्सिंग सेवा हेतु ये पुरस्कार उप महानिदेशक है सैन्य नर्सिंग सेवा की जो ब्रिगेडियर एस.वी. सरस्वती को दिया गया है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान एक नर्स प्राप्त करती है उनका। और ये टोटल 2020 में 51 प्रतिभागियों को दिया गया है। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, और इन 51 में से भानुमति घिउला भी एक हैं जिनको मिला है, जो न्यूज़ में आया था काफ़ी बार। भारत का 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क केंद्र कहाँ खोला गया है। 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कोहिमा नागालैंड में सितंबर 2021 का करंट अफेयर्स है। तो 17 सितंबर 2021 को 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इंडिया में कोहिमा नागालैंड में खोला गया है। ISSF वर्ल्ड कप 2021 कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में। ISSF शूटिंग का जो वर्ल्ड कप 2021 है वो नई दिल्ली में हुआ है। इटली में मोजा ओटियम नेशनल ट्रैक है, ये यहाँ पर हुआ है फार्मूला 1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2021। तो इटली में मोजा ओटियम नेशनल ट्रैक पर आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2021 का 14वां राउंड किसने जीता है। तो 14वां राउंड जीता है डैनियल रिकार्डो ने जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। कृषि कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किस IIT में किया गया है। कृषि कचरे से जैव ईंटों से जो कृषि का कचरा है उनकी जैव ईंटों से बनी ये भारत की पहली इमारत है। इसका उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया है। सितंबर 2021 का करंट अफेयर्स। 11 सितंबर 2021 को कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को कौन सा राज्य महाकवि दिवस के रूप में मनाया है। तो 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में जो स्वतंत्र सेनानी है सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को कौन सा राज्य महाकवि दिवस के रूप में मनाया है, तमिलनाडु में महाकवि दिवस के रूप में। एक सवाल इसी आपकी CBT 2 में उल्टा पूछा था, यानी तमिलनाडु राज्य ने कौन सी डेट को, तो वो 11 सितंबर तारीख है, स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को एज ए महाकवि दिवस के रूप में मनाया है। अब नेक्स्ट सवाल 13 जून सेकंड शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। सवाल है विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में कौन सा देश प्रथम रहा है। खुशहाली सूचकांक 2021 में फिनलैंड टॉप किया है, लगातार 5वीं बार यहाँ पर कारनामा फिनलैंड का, और इसके बाद डेनमार्क का स्थान सेकंड आता है। 2021 में भारत की रैंक विश्व खुशहाली सूचकांक में, भाई का खुशहाल देश नहीं है इंडिया, 139वीं रैंक निकल के आ रही है। 2022 में भारत की रैंक है 136वीं, तो थोड़ी और इम्प्रूव हुई है 3 पॉइंट। अफगानिस्तान को सबसे दुखी राष्ट्र के रूप में स्थान दिया गया है, और ये रिपोर्ट विश्व खुशहाली सूचकांक है, SDSN के द्वारा जारी किया जाता है सतत विकास समारोह नेटो के द्वारा। आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 किसने पेश किया है। आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 लोकसभा में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा 22 जुलाई 2021 को पेश किया गया था। नेक्स्ट वन यहाँ पर ICC के द्वारा आयोजित पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा 71 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है। तो ICC के द्वारा जो प्रथम आयोजित पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा 71 विकेट अश्विन ने लिए हैं, रविचंद्र अश्विन ने लिए हैं, जो भारत के ऑफ स्पिनर हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले ये गेंदबाज बने हैं। अश्विन के 14 मैचों में 71 विकेट हो गए हैं। कमिंस के नाम 14 टेस्ट में 70 विकेट है, तो इनसे एक ज़्यादा हो गए जो। और ये 2019-20 में जो प्रथम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई है, इसमें विजेता टीम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल बनता है करंट अफेयर्स का। वो जो फर्स्ट ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019 से 21 के दौरान विनर टीम है न्यूजीलैंड, न्यू टीम मिली है न्यूजीलैंड जो पहली नई हो गई है। उप विजेता इंडिया जरूर रहा है, लेकिन विजेता है वो न्यूजीलैंड है। सर्वाधिक रन 2019 से 21 ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मार्नस लागूचगने के हैं, 1675 रन है। कहाँ से खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं। इनका जरूर याद रखना, एग्जाम में सवाल आता है ये किस देश के क्रिकेटर हैं, जो पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। तो ये सबसे अधिक रन के केस में आपके मार्नस हो जाएंगी, और विकेट के केस में रविचंद्र अश्विन है, और विजेता के केस में न्यूजीलैंड टॉप किया। द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड 2020-21 में लगातार सेकेंड बार किसने जीता है। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर रॉबर्ट लेवेंडोस्की हैं, जो पोलैंड से हैं। इन्होंने जीता बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड 2020-21 में लगातार सेकेंड टाइम, और बेस्ट फीफा वुमेंस प्लेयर 2021 है एलेक्सिया पुटलेस के द्वारा जीता गया है। यूनाइटेड अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे नामित किया गया है। तो ये अंतरिक्ष में जाने वाली अब तक कोई भी अरब देश की महिला अंतरिक्ष यात्री है वो नहीं, अंतरिक्ष में नहीं गई है, कोई भी महिला है अरब से हो और वो अंतरिक्ष यात्रा में गई हो, और ये अभी नामित हुई, आने वाले समय में जाएगी। नाम है नोरा अल मातेरोशी। नेक्स्ट वाला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सोइल एंड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट 2019 कहाँ पर हुई है। तो ये आपको पूछा है कॉन्फ्रेंस कहाँ है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सोइल एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट 2019,
ये दोस्तों हुई है नई दिल्ली में विश्व मृदा और जल संरक्षण संघ, चीन और अंतर्राष्ट्रीय मृदा संरक्षण संगठन यूएसए के सहयोग से भारत की मृदा संरक्षण सोसाइटी के द्वारा संयुक्त रूप से सम्मेलन का आयोजन किया गया था। असम के सत्तरीय नृत्य को सम्मानित करने हेतु केरल का गुरु गोपीनाथ देशीय नाट्य पुरस्कार किसे दिया गया है? फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स है। तो जो सत्तरीय डांस असम का है उसको लोकप्रिय बनाने के लिए केरल का गुरु गोपीनाथ देशीय नाट्य पुरस्कार है इंदिरा पीपी बोरा को दिया गया है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वस्त्र मंत्रालय ने फ्लैगशिप प्रोग्राम नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के तहत स्पेशलिस्ट फाइबर और जियो टेक्सटाइल के क्षेत्र में कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो टोटल 20 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अकॉर्डिंग। तो ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट वाले यहाँ पर देख लीजिएगा, SNM कॉलेज मलंकारा और MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन साथ ही साथ प्यानूर कॉलेज के शोधकर्ताओं ने कहाँ पर, तो वो है जगह है तिरुवनंतपुरम और वायनाड जिलों में जैव विविधता संपन्न पश्चिमी घाट क्षेत्र से फिम्ब्रिस्टिलिस सुनीली और निनोटिस परभोई नामक 2 नई पादप प्रजातियों की खोज की है। तो कहाँ पर की गई है? ये पश्चिमी घाट क्षेत्र में तिरुवनंतपुरम और वायनाड जिलों में। किनके द्वारा? तो ये जो कॉलेज हैं, एक तो आपके SNM और MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन प्यानूर कॉलेज के शोधकर्ता हैं। इन्होंने तिरुवनंतपुरम और वायनाड जिलों में जैव विविधता संपन्न पश्चिमी घाटों में फिम्ब्रिस्टिलिस सुनीली और निनोलाई परभुई नामक 2 नई प्रजाति हैं, इसकी खोज की है। मई 2021 में किस गायक को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स 2021 में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सिंगर पिंक इनका नाम है। तो जो गायक है सिंगर पिंक है, इन्हें बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2021 आइकन अवार्ड दिया गया है। अगला सवाल, 30 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने डेटा एक्सचेंज के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसका नाम क्या है? बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश जारी किए हैं। बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश हैं डेटा एक्सचेंज के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। प्राइड का मतलब है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डाटा एक्सचेंज के थ्रू जो नवाचार है इनको बढ़ावा देने के लिए 30 जुलाई 2021 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो मंत्री जितेंद्र सिंह जी हैं इनके द्वारा बायोटेक प्राइड है, जो आप कहेंगे डेटा एक्सचेंज के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार का प्रचार, इसका जो शॉर्ट प्राइड का फुल फॉर्म, ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश विकसित किए गए हैं और दिशा निर्देश का उद्देश्य है जैविक ज्ञान, इन्फॉर्मेशन, डाटा का आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने और सक्षम बनाने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित ढांचा है, फ्रेमवर्क है, इसको प्रदान करना। नेक्स्ट वन यहाँ पर 30 नवंबर 2021 को डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है? तो ये रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का अतिरिक्त प्रभार 30 नवंबर 2021 को अजय कुमार ने ग्रहण किया है। इंडिया नेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है, तो चेरी ब्लॉसम उत्सव 2021 का शुभारंभ हुआ है शिलोंग, जो मेघालय की कैपिटल है। नेक्स्ट वाल कंटिन्यू करते हैं। 14 जून 2022 के प्रथम शिफ्ट में जो 16 करंट अफेयर्स के सर्वाधिक सवाल यहाँ पर देखने को मिले हैं। करंट अफेयर्स के 16 करंट अफेयर्स हैं जो 14 जून 2022 को। सवाल है किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2021 विहान और नव अग्रवाल को दिया गया है, तो ये किस हेतु दिया गया है? याद रखिएगा इनका दोनों का नाम और किस हेतु दिया गया है। किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2021 विहान और नव अग्रवाल को ये दिया गया है घरेलू कचरे को रिसाइकिल करके अपने गृह शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए। किन्हें दिया गया है? विहान और नव अग्रवाल को। नेक्स्ट वाला लिखते हैं यहाँ पर 2022 इंडिया ओपन बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने किसको हराकर मेन सिंगल जीता है? इंडिया ओपन बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने लो कियान यू को हराकर 2022 में क्या जीत लिया है? मेन सिंगल का खिताब। केडी जाधव इंडोर हॉल नई दिल्ली में ये जनवरी 2022 में आयोजित हुए हैं। महिला एकल का खिताब है बुशानन ओंगबाम रुंगफान ने जीता है। 2021 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करूं, ये भी बैडमिंटन से संबंधित है, तो मेन सिंगल का 2021 में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडल जीता है श्रीकांत किदम्बी, इंडिया के इसलिए सिल्वर मेडल इंपॉर्टेंट। ब्रॉन्ज जीता है लक्ष्य सेन ने, तो ये दोनों हैं BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 से जुड़े हुए हैं। सिल्वर श्रीकांत किदम्बी और ब्रॉन्ज है लक्ष्य सेन के साथ। एंटोसेन भी ये भी सेन एक तरीके से कहेंगे, एंटोसेन और लक्ष्य सेन। नेक्स्ट वाला लिखते हैं 5th राउंड ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के अनुसार बाल लिंगानुपात किस राज्य में सर्वाधिक है? 5th राउंड ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार सर्वाधिक बाल लिंगानुपात यहाँ पर आपके मिजोरम का हो जाएगा। वैसे त्रिपुरा का 1028 है, उसके बाद मेघालय का नंबर आता है और ये NFSH 5 वाला 5th राउंड है। इनके अनुसार भारत का जो बाल लिंगानुपात 929 हो जाएगा। सर्वाधिक ओवरऑल में लद्दाख का आता है 1125 है।
अब बाल लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात 2011 का सेंसस क्या बताता है? सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश में शिशु लिंगानुपात है 972, ये 2011 की जनगणना है। उसके बाद मिजोरम है, फिर मेघालय और छत्तीसगढ़ है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात हरियाणा और पंजाब का है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य शिशु की बात न करके ओवरऑल लिंगानुपात में सबसे कम है वो हरियाणा का है, सबसे अधिक है वो केरल है। 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात 943 है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य है उत्तर प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसे दिया गया है? स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मीराबाई चानू को दिया गया है। वेट लिफ्टिंग में किनके द्वारा? स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मीराबाई चानू को। और जो SJFI यानी स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 में नीरज चोपड़ा को, और स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड मीराबाई चानू, मैन का पूछे तो नीरज चोपड़ा हो जाएगा। और SJFI मेडल है, इसका अलग से एक मेडल है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया का 2021 का मेडल सुनील मनोहर गावस्कर को दिया गया है। SJFI टीम ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड इंडियंस मेंस हॉकी टीम को। तो SJFI की काफ़ी अवार्ड है, टीम ऑफ द ईयर इंडियंस मेंस हॉकी टीम रही है, और पैरा एथलेटिक्स में इनका अलग अवार्ड है। अब देखिए 2021 में SJFI पैराथलेट्स पुरुष का दिया गया प्रमोद भगत और सुनील अंतिल को। प्रमोद भगत बैडमिंटन है और सुमित अंतिल जेवलिन से है। 2021 में SJFI पैरा एथलेटिक्स वुमेन का अवार्ड अवनी लेखरा को दिया गया जो राइफल शूटर है। अब बाकी बात करूं, BBC का भी एक स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड रहता है, तो MR राधिका ने जीता है 2021 का स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर BBC का। और मीराबाई चानू को ये BBC का भी वुमेन का अवार्ड मीराबाई चानू को दिया गया है। और BBC इमर्जिंग प्लेयर 2021 का अवार्ड क्रिकेटर शेफाली वर्मा को दिया गया है। किस भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर परम प्रयोगा की कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता कितनी है? तो किसी भी भारतीय शैक्षणिक संस्थान में स्थापित ये सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर परम प्रयोगा है शैक्षणिक संस्थान की केस में। बाकी ओवरऑल में भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वो परम सिद्धि आई है। और ये जो परम प्रयोगा है इसकी क्षमता 3.3 पेटाफ्लॉप्स है, और परम सिद्धि की है 5.267 पेटाफ्लॉप्स। दुनिया की पहली 100% पेपरलेस सरकार कहाँ पर बनी है? तो 100% पेपरलेस सरकार है, बिल्कुल पेपर पर नहीं काम डिजिटल हो रहा है। पेपरलेस सरकार बनी है दुबई में। तो अमीरात के क्राउन प्रिंस एक नाम है इनका शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दावा किया है कि दुबई की सरकार पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। त्रिपुरा के सत्यराम रियांग को पद्मश्री 2021 मिला है, तो ये किस नृत्य से संबंधित है? होजरी डांस है। त्रिपुरा के सत्यराम रियांग इनसे बिलोंग करते हैं। अगला सवाल है, दिसंबर 2021 में भारतीय सेना ने सैन्य मुख्यालय युद्ध इंदौर मध्य प्रदेश में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किसके सहयोग से क्वांटम लैब की स्थापना दिसंबर 2021 में भारतीय सेना ने की है? वो किसके सहयोग से की है? NSCS यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के सहयोग से। कहाँ पर? इंदौर मध्य प्रदेश में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्वांटम लैब की स्थापना की गई है। छात्रों के बीच डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने और असंबद्ध क्षेत्रों के बीच के डिजिटल विभाजन को कम करने, इस हेतु जून 2021 में लद्दाख के उपराज्यपाल के द्वारा शुरू की गई योजना का नाम आपको बताना है। योनटैब योजना है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में योनटैब योजना 12,300 छात्रों को यहाँ पर टैबलेट भी वितरित किए जा रहे हैं इस योजना के तहत। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार ST शेड्यूल ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में साक्षरता दर कितनी है? तो STC जनसंख्या में साक्षरता दर पूछी ना कि जनसंख्या परसेंटेज। तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019-20 की रिपोर्ट है। ST जनसंख्या में जो साक्षरता दर है ST में 70.10% साक्षर है। ST जनसंख्या में साक्षरता दर है 70.10%। अनुसूचित जनजातियों के लिए साक्षरता दर 2001 में 47.1% थी, तो 2011 में 59% हुई है। ये सेंसस 2011 है। इसके अलावा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 के अकॉर्डिंग है ST की साक्षरता दर है वो 70.1% हो चुकी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की स्थापना की है। 2011 में ओवरऑल लिटरेसी रेट है वो 73% थी ऑल इंडिया लेवल पर भारत की। नेक्स्ट सवाल, अप्रैल 2021 में उपराष्ट्रपति ने सारला दास के 600वीं जयंती समारोह को संबोधित किया है, और यहाँ पर आपको पूछा है ये किस साहित्य से जुड़े हुए सारला दास। तो अप्रैल 2021 में उपराष्ट्रपति जी ने सारला दास की 600वीं जयंती समारोह को संबोधित किया है। तो सारला दास है ओडिया किस साहित्य के? ओडिया साहित्य के विद्वान थे। नेक्स्ट सवाल, किस राजनेता को मीर जाफर
मीर जाफर ओ अन्य अन्य नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। किस राजनेता को मीर जाफर, इसका नाम है जो नाटक है मीर जाफर ओ अन्य अन्य नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 है, ये ब्रतृष बसु को, किन्हें, ये दिया गया है दोस्तों ब्रत्य बसु को। नेक्स्ट वाले यहाँ पर विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक जन्म दर कितनी थी? वैश्विक जन्म दर विश्व बैंक के अनुसार 2020 में 17.98% है। कितनी? 17.98%। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2022 में तेल उत्पादन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर रहा है? सबसे अधिक ऑयल जो तेल प्रोड्यूसिंग के मामले में, उत्पादन के मामले में पूछा ना कि रिजर्व के मामले में, उत्पादन सबसे अधिक 2020 का डाटा कहता है कि यूएसए में हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत के आयात में निम्न में से किस उत्पाद की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का डाटा के अनुसार भारत की आयात में सबसे अधिक, आयात में हिस्सेदारी जो प्रोडक्ट है वो पेट्रोलियम का है। आयात सबसे अधिक अपरिष्कृत पेट्रोलियम का हो रहा है। वित्त वर्ष 2021 में लगभग किस फीसदी पर कच्चा पेट्रोलियम भारत में सबसे अधिक आयातित वस्तु? अब जून 2022 जो 14 जून को सेकंड सेट में पेपर हुआ है, इसमें 14 करंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए, तो देख लेते हैं ये सभी सवाल, जो कि अगला यहाँ पर सवाल नंबर 63 रहेगा। 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज अफगानिस्तान लेग स्पिनर राशिद खान। मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 हुआ है। तो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे हैं राजा अंगद बाबा। विजेता कौन रहे हैं आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022? तो विजेता रहा है इंडिया, उपविजेता इंग्लैंड है। वेस्ट इंडीज में ये हुए हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज डेवाल्ड ब्रेविस रहे हैं। मोस्ट रन डेवाल्ड ब्रेविस के 506 रन थे अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में, और मोस्ट विकेट है ड्यूनित वेल्लेज के हैं 17 विकेट। इंडिया यहाँ पर जीत चुका है और फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे थे राजा अंगद बाबा। डिजिटल संसद ऐप को कब लॉन्च किया गया है? जनवरी 2022 को। कब? जनवरी 2022 को। वैसे 27 जनवरी 2022 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डिजिटल संसद ऐप है, ये मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया है, ताकि नागरिक इनको केंद्रीय बजट 2022 सहित सदन की लाइव कार्यवाही यहाँ पर मिल सके। लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया। सवाल आ जाए डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किसने किया है? लोकसभा सचिवालय ने। अगस्त 2021 में किस मंत्रालय ने यूएस नियम 2021 को निरस्त करने और उसके स्थान पर जो उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 लागू किया है, वो किस मंत्रालय के द्वारा यूएस नियम 2021 कैंसिल किया गया, निरस्त किया गया? इसके स्थान पर उदारीकृत ड्रोन नियम है, थोड़ी छूट दी गई है ड्रोन के मामले में, उदारीकरण की नीति। तो नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा हाल ही में केंद्र सरकार ने मानव रहित विमान प्रणाली यूएस मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 को निरस्त किया और उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 को प्रतिस्थापित किया है। तो कुछ ढील दी गई है ड्रोन नियम में, जैसे ड्रोन का कवरेज 300 किलोग्राम से बढ़ाकर यहाँ पर 500 किलोग्राम किया गया है। ड्रोन टैक्सियां भी यहाँ पर सम्मिलित रहेगी इसमें। नेक्स्ट वाले लेखिका नमिता गोखले को उसके किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो नमिता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड, जो ये इनका उपन्यास है, इस हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है। और हिंदी में बात करूँ तो ये अवार्ड दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। नाटक सम्राट अशोक जो इनका नाटक है इस हेतु। और लेखिका मेघा मजूमदार है, इन्हें 2020 में प्रकाशित उनकी पहली पुस्तक है बर्निंग के लिए अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसके द्वारा लिखित और ब्लूम्सबरी इंडिया के द्वारा प्रकाशित द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म का विमोचन है, वो दिसंबर 2021 में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने किया है। तो ये है गौतम चिंतामणि के द्वारा। आपको पूछ लें द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म है, इसके ऑथर कौन है? गौतम चिंतामणि। किसके द्वारा लिखित? गौतम चिंतामणि के द्वारा लिखित है। एक और मोदी जी से जुड़ी हुई लेटेस्ट बुक है मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 बुक्स है, ये किसकी है? संजू वर्मा के द्वारा लिखित। जलवायु परिवर्तन और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश ने 21 जून 2021 को भारत के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भूटान ने किए हैं भारत के साथ। यहाँ पर अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और भूटान के मध्य 21 जून 2021 को क्या हुआ है? समझौता हुआ है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला देश कौन सा है? यानी एक वीक यहाँ पर काम करने हेतु 4.5 दिन, बाकी 1.5 दिन है वो छुट्टी आप कहेंगे, अवकाश रहेगा, तो यूएसए। तो ये इस प्रकार पहला देश है 4.5 दिन का कार्य सप्ताह रहेगा
यूएसए नहीं दोस्तों, यूएई संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। यूनाइटेड अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात है। संयुक्त अरब अमीरात ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले अपने मौजूदा 5 दिवसीय जो पहले इनका 5 दिवसीय था तो कार्य सप्ताह है, इनको यहाँ पर 4.5 दिन का कर दिया है। अब यहाँ पर इस प्रकार रहेगा इनका शेड्यूल, सोमवार से गुरुवार तक काम रहेगा, यानी आप कहेंगे सोमवार से गुरुवार तक काम है और फिर शनिवार रविवार और एक और आधा दिन 2.5 दिन का अवकाश, एक तरीके से 1.5 नहीं 2.5 दिन का। तो सोमवार से गुरुवार तक काम सुबह 7:30 से 3:30 बजे तक है। इसके बाद शुक्रवार को आधा दिन नहीं होगा, सुबह 7:30 से 12 दिन आधे दिन तक है फिर अवकाश। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश है? सबसे ज़्यादा भूखमरी सूचकांक में निचले पायदान पर सोमालिया है, ईस्ट अफ्रीका का देश है। भारत को यहाँ पर 116 देशों में से 101वां स्थान है, काफ़ी बदतर स्थिति इंडिया की भी। वर्ष 2020 में इंडिया की रैंक 94 थी, तो भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 101वीं हो गई 116 देशों में से। ये जो रिपोर्ट है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हेल्प के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है। इसमें शीर्ष देश हैं 18 देश शीर्ष देश हैं यहाँ पर फर्स्ट रैंक पर साझा कर रहे हैं, जिसमें चीन, कुवैत, ब्राजील सहित 18 देश है टोटल। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मूंगफली के कुल उत्पादन में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन वाला राज्य है वो गुजरात हो जाएगा 2020-21 के अकॉर्डिंग। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान भारत में हुए कुल आयात में से किस देश का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान भारत में हुए कुल आयात में जो योगदान रहा है वो चीन का रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अकॉर्डिंग। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवासन कार्यक्रम यूएन ह्यूमन सेटलमेंट जो प्रोग्राम है इसके अकॉर्डिंग 2018 में निम्न में से किस देश में मरीन बस्तियों में निवास करने वाली आबादी सर्वाधिक थी? किस देश में सबसे अधिक मरीन बस्तियों में स्लम्स में निवास करने वाली आबादी है? 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मध्य अफ्रीकी गणराज्य में यहाँ पर सर्वाधिक आबादी। और जिस प्रकार भारत में धारवी मुंबई में सबसे बड़ा जो स्लम एरिया है वो एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला सवाल नंबर 75, खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार वर्ष 2019 के लिए वैश्विक चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? वैश्विक चावल उत्पादन 2019 में भारत की रैंक दूसरी, प्रथम रैंक चावल उत्पादन में चाइना की है। पश्चिम बंगाल भारत में सबसे अधिक राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है। इस वीडियो का अंतिम सवाल, नवंबर 2021 में किस अनुसंधान संस्थान ने स्टीमबोट नामक नई लोकप्रिय ऑनलाइन टॉक सीरीज शुरू की है जिसका नाम है स्टीमबोट? तो जो टॉक सीरीज है ये स्टीमबोट, ये स्टेम का मतलब साइंस, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, ई यानी इंजीनियरिंग, एम यानी मैथ्स के साथ एकीकृत करती है। तो ये किसके द्वारा टॉक सीरीज शुरू की गई है? और ये की गई दोस्तों HBCSE और TIFR मुंबई के द्वारा स्टेम बोट नामक ऑनलाइन टॉक सीरीज है जो कला को स्टेम के साथ क्या करती है, इंटीग्रेट करती हैं, जो कला है उसको साइंस के साथ टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ती हैं। किसके द्वारा इसकी शुरुआत की है ये आपको पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर मिलते हैं अपन एक और वीडियो के साथ जिसमें बचे हुए और कुछ 100 के आसपास सवाल कवर होने वाले हैं। तो चैनल के साथ जो भी कैंडिडेट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए TTG के कूपन कोड यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।